कैमरा न खोलो ना उदय आवा खबर। देखिए बेटा, हमने कल जहाँ पे अपनी डिस्कशन खत्म की थी वहीं से हम उसको आगे आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस को स्पीड ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रिडिक्ट करती है कि स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट नजर आना चाहिए डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। के स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट नजर आना चाहिए डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, ये प्रिडिक्ट करती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहीं से जो है वो बात आगे ले जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, according to Galilean transformation, speed of light, speed of light should appear different in different frames of reference। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट नजर आती है, इसका मकसद है फिर मैक्सवेल की इक्वेशंस अपना जो उनका फॉर्म है वो रिटेन नहीं करेंगी हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस तरह से न्यूटन के लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक न्यूटन के लॉज को तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं है डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, यूनिवर्सल इन नेचर है न्यूटन्स लॉज डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये कि फिर मैक्सवेल की इक्वेशंस यूनिवर्सल इन नेचर नहीं। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट नजर आती है तो आपको पता है फिर मैक्सवेल की इक्वेशन तो कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये प्रिडिक्ट करती है कि स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट नजर आना चाहिए। इसका मकसद है अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सवेल की इक्वेशंस को डिफरेंट होना चाहिए डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो आप कहोगे कि these transformations these transformation predicts that Maxwell's that Maxwell's equations are, are only valid in absolute frame of reference. They should not retain their form in all inertial frames। कि ये एक जैसी नहीं रहनी चाहिए जो है वो इनर्शियल सब इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के अंदर।
इसका मकसद है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये तो बताती है कि न्यूटन के लॉस को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सवेल की इक्वेशंस को डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में आपको तब्दील करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि न्यूटन के लॉस के हिसाब से किसी एब्सोल्यूट फ्रेम की जरूरत नहीं है। न्यूटन के लॉ हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसे, जबकि मैक्सवेल की इक्वेशंस के लिए फिर आपको एक एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर आप कहेंगे कि ये जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी है ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, बाकी अगर आपके पास कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो मैक्सवेल की इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि न्यूटन के लॉ किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे प्रिपेयर नहीं करते। ये नहीं कहते कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छा है और ये बुरा है, ऐसा नहीं कहते। लेकिन मैक्सवेल की इक्वेशन यही कहती है कि एक ऐसा फ्रेम होगा जिसमें हम वैलिड है, बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें मॉडिफाई करना पड़े। ठीक है, और इसी को प्रूव करने के लिए कि मैक्सवेल की इक्वेशंस के मुताबिक एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उस एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ईथर माना गया था कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स इक्वेशन ईथर एग्जिस्ट करता है, और ईथर जो होगा वो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसके अंदर मैक्सवेल की इक्वेशंस वैलिड होंगी। बाकी जो जमीन के ऊपर अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें मैक्सवेल की इक्वेशंस को तब्दील करना पड़ेगा। इसी के लिए हुआ माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट। और माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट की जो फेलियर है उसने ये बात साबित की कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी सेम नजर आती है डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इसका मकसद है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को उसने गलत करार दे दिया, माइकलसन और मोरले के एक्सपेरिमेंट। तो आप कहोगे माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट फेलियर कर फेलियर ऑफ माइकलसन मोरले experiment rejected idea of ether as absolute frame of reference, and proved that speed of light appears same in different directions। स्पीड ऑफ लाइट पे आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है, वो एक जैसी नजर आती है। ये प्रिडिक्ट किया माइकलसन और मोरले के एक्सपेरिमेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये फिजिक्स के अंदर एक मुश्किल थी कि जो फिजिक्स के पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फिजिक्स की जो उस वक्त की एक मशहूर ब्रांच मैकेनिक्स थी उसके हिसाब से तो सही आ रही थी, और न्यूटन के लॉस को वो यूनिवर्सल इन नेचर बता रही थी। लेकिन मैक्सवेल की इक्वेशंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो है वो एक बड़ा, या कह सकते हैं पस मंजर था
जिस पस मंजर के अंदर आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी आपको बताता है बेटा, जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने न्यूटोनियन लॉस के लिए एक बात बताई थी कि फिजिक्स के लॉज जो होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब्दील नहीं होते, लेकिन उनकी रिजल्ट्स तब्दील होती है। एक फ्रेम में अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 0.83 किलोमीटर पर आवर नजर आती है या मिनट नजर आती है, तो दूसरे फ्रेम में वो सेम जो नजर आएगी वो 5.83। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। कोई चीज आपको मूव करती हुई नजर आएगी, कोई चीज रेस में नजर आएगी, किसी की स्पीड इतनी होगी, किसी की स्पीड इतनी होगी, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आप कहोगे ऑल मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, आप कह सकते हैं इसके मुताबिक ऑल रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स, laws of physics remain same in different frames of reference, but their results may be different in different frames of reference। ठीक है, अब इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब के सब लॉज जो है वो वैलिड है सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, गिवन बाय आइंस्टाइन in 1905, given in Einstein in 1905 बेटा। ठीक है, आइंस्टाइन ने ये 1905 के अंदर दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो सारे मसले आ रहे थे ना फिजिक्स के साथ, कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो सारे मसले क्रिएट कर रही थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस जो चीज इस्तेमाल कर रही थी वो इस्तेमाल कर रही थी लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। अगर किसी भी चीज की आपको स्पीड देखनी है तो अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन वाला, जो कल मैंने लिखा था कि जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। तो इस पूरे मसले को दो पॉइंट्स के अंदर सॉल्व किया आइंस्टाइन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी पॉइंट्स हैं, लेकिन जब उन पॉइंट्स की एप्लीकेशन देखी गई तो बहुत ही जो है वो एक अजीब और गरीब उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके दो पॉस्टुलेट्स हैं बेटा, इसके जो होते हैं बेटा दो पॉस्टुलेट्स। पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है बेटा, all inertial frames, all inertial frames are equivalent for description of physical phenomena, including Newton's laws, and Maxwell's equations।
सब इनर्शियल फ्रेम्स इक्विवेलेंट है, न सिर्फ न्यूटन के लॉस के लिए इक्विवेलेंट है बट मैक्सवेल की इक्वेशंस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, न्यूटन के लॉस के लिए भी वैलिड है, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इक्विवेलेंट है और मैक्सवेल की इक्वेशंस के लिए भी इक्विवेलेंट। अब न्यूटन के लॉस के लिए इक्विवेलेंट कैसे है वो तो हमने पढ़ा कि न्यूटन के लॉस सेम रहते हैं डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। तो आइंस्टाइन ने कहा सिर्फ न्यूटन के लॉज सेम नहीं रहते, मैक्सवेल की इक्वेशंस भी सेम रहते। जो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन कह रही थी कि मैक्सवेल की इक्वेशन सेम रहेंगी, डिफरेंट होंगी फॉर डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, लेकिन माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट ने जब स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट प्रूव किया, तो स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट प्रूव होने का मकसद है कि फिर मैक्सवेल की इक्वेशंस सेम रहेंगी। तो आइंस्टाइन ने कहा सिर्फ न्यूटन के लॉज डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम नहीं रहेंगे, मैक्सवेल की इक्वेशंस भी सेम रहेंगी। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा पॉस्टुलेट है उसके अंदर इसने क्लियर कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट इन स्पेस। स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पेस के अंदर, मींस स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक फैक्टर्स। आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट is independent of frame of reference। स्पीड ऑफ लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो 3 × 10⁸ नजर आएगी। अगर आप उसको रेस्ट में मेयर करें, आप उसको मूव करते हुए मेयर करें, आप किसी भी फ्रेम के अंदर मेयर कर और 8 नजर आएगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ नजर आएगी तो इसका मकसद है कि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। तो आइंस्टाइन ने कहा हाँ गलत है, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। अगर गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है तो हमें एक नई इक्वेशंस का सेट चाहिए जिन इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करके ये प्रूव कर सकें कि बाकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट नजर नहीं आएगी डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अगर गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है तो हमारे पास कुछ और इक्वेशंस, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो होनी चाहिए, जो इक्वेशंस ये प्रिडिक्ट करें कि स्पीड ऑफ लाइट सेम है इन से डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ये तो सिर्फ जो माइकलसन और मोरले के एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट सेम है, लेकिन हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस तो होनी चाहिए ना। एक्सपेरिमेंट के पीछे कोई मैथमेटिकल बेस तो होना चाहिए, इक्वेशंस होनी चाहिए जो इक्वेशंस हमें कहें कि वाकई माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट जो है वो सही है, और वो इक्वेशंस भी कहें कि स्पीड ऑफ लाइट सेम नजर आती है डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डेवलप हुई जिनको हम कहते हैं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ने हमें ये बात मैथमेटिकली प्रोवाइड की कि आइंस्टाइन की बात सही है, और उन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके जब आप देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन उन इक्वेशंस ने स्पीड ऑफ लाइट को तो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में एक जैसा प्रूव किया, लेकिन उन इक्वेशंस ने कुछ ऐसी चीजें प्रिडिक्ट की जो उस वक्त भी नहीं मानी गई और आज भी मानने जैसी नहीं। उन इक्वेशंस ने ये भी प्रिडिक्ट किया कि फिर किसी भी चीज का जो मास होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा।
उन इक्वेशंस को अगर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अप्लाई करोगे तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को आप कांस्टेंट मानते हो तो फिर किसी भी चीज का जो मास होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, फिर जो टाइम की मेजरमेंट होगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, फिर जो हम मानते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है फिर टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, फिर किसी चीज की लेंथ को आप एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। तो बहुत सारी इसकी रिजल्ट्स हैं। तो इसके बाद बेटा हमारे पास है लोरेंट्ज फैक्टर। बेटा लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आया बेटा लोरेंट्ज फैक्टर। लोरेंट्ज फैक्टर होता है बेटा, लोरेंट्ज फैक्टर जो होता है इसको आप गामा कहते हैं, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं लोरेंट्ज फैक्टर। अगर एक ऑब्जेक्ट मॉडरेट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर मॉडरेट स्पीड से मूव कर रहा है, मॉडरेट स्पीड का मकसद है किसी भी चीज की स्पीड लेस देन सी, आम स्पीड। अगर आम स्पीड पे सपोज करें हम लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकंड से, तो लोरेंट्ज फैक्टर मॉडरेट स्पीड के लिए क्या होगा बेटा, 1 माइनस 10 पावर 4, 9 into 10 power 16 is equal to 1 into 10 power minus 12 approximately 1 होगा। 1 माइनस 10 पावर माइनस 12 बहुत छोटा टर्म है, 1 से माइनस होगा 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए 1 होगा, तो लोरेंट्ज फैक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 के पर मॉडरेट स्पीड। और दूसरा होता है बेटा हमारे पास फॉर हायर स्पीड्स, फॉर हायर स्पीड्स मीन्स v कंपेरेबल टू द सी। अगर किसी भी चीज की स्पीड c अपॉन 2 के बराबर होती है तो गामा हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 माइनस वी सी स्क्वायर अपॉन 4 सी स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 3 अपॉन 4 ऑफ द सी जो लेस देन 1 हो। अगर कोई भी चीज हायर स्पीड से जाएगी, ऐसी स्पीड जो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो ये लोरेंट्ज फैक्टर जो होगा वो ग्रेटर सॉरी लेस देन 1 हो। फॉर स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से जाए, फॉर स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू c, तो लोरेंट्ज फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, लोरेंट्ज फैक्टर 0 हो जाएगा। अब ये लोरेंट्ज फैक्टर यूज कहाँ पे होता है इसको देखते हैं आगे में, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Consequences of a special theory of relativity। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस कौन से? पहला कॉन्सिक्वेंस होता है बेटा मास वेरिएशन। पहला कॉन्सिक्वेंस होता है मास वेरिएशन बेटा। अब आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट के अंदर तब्दीली की, मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं उसके बाद इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं पहले, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। सपोज करें बेटा एक मास है 1 किलोग्राम मास है और ये रेस्ट में है, इसका मकसद है इसकी वेलोसिटी v1 0 है, ठीक है। अगर हम न्यूटन के लॉ को देखते हैं तो न्यूटन का लॉ कहता है कि इनर्शिया इज मेयर ऑफ मास,
अगर ये 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, तो न्यूटन का लॉ कहता है कि इसकी इनर्शिया जो होती है वो 1 किलोग्राम। इसका मास भी 1 किलोग्राम है और इनर्शिया भी कितनी है, 1 किलोग्राम। और इनर्शिया से हमें पता लगता है कि किसी भी चीज की स्टेट चेंज करने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ती है। अगर किसी चीज की इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर एक मास 1 किलोग्राम का होता, दूसरा 2 किलोग्राम का होता, तो 1 किलोग्राम की स्टेट चेंज करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती और 2 किलोग्राम की स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, inertia is related with mass only. Inertia is property of the mass. अब अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं बेटा, और थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है 10 मीटर पर सेकंड। सपोज करें ये काम होता है 1 सेकंड के अंदर, तो अकॉर्डिंग इसीलेशन हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स हम लगाएंगे, 1 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड 0 से 10 हो जाएगी। 10 न्यूटन फोर्स। सपोज करें इसके ऊपर एक और फोर्स लगाते हैं और इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड होती है और ये भी 1 सेकंड के अंदर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इसकी इनर्शिया जो होती है इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के मुताबिक इसकी इनर्शिया स्टिल 1 किलोग्राम। इसका मास भी 1 किलोग्राम और इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया भी 1 किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इसकी इनर्शिया और इसका मास 1 किलोग्राम है। मास को m नॉट में लिख रहा हूँ, इनर्शिया को मैं क्या लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। न्यूटन के मुताबिक इसकी स्पीड भले कोई भी हो, अगर इसका मास 1 किलोग्राम है तो इसकी इनर्शिया 1 किलोग्राम ही रहेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इनर्शिया किसके साथ रिलेटेड है, इनर्शिया मास के साथ रिलेटेड है। अगर वो रेस्ट में था, आपको तक ले आए, आपको 10 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी क्योंकि उसकी इनर्शिया 1 किलोग्राम। अगर आप 10 से 20 तक ले आए, 10 से 20 तक ले आए, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन उसकी इनर्शिया वही 1 किलोग्राम है, क्योंकि इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ है, मास के, मास वही है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इसके ऊपर फोर्स अभी भी 10 न्यूटन लगानी पड़ेगी। इक्वल इक्वल चेंज के लिए इक्वल इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी, ये हमें कहता है न्यूटन। के 0 से 10 के लिए 10 न्यूटन, 10 से 20 के लिए 10 न्यूटन, 20 से 30 के लिए 10 न्यूटन। इसका मकसद है, न्यूटन का लॉ कहता है कि ये 10 न्यूटन फोर्स आप लगाते रहो, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट से ये चीज आगे चली जाएगी। क्योंकि हर 10 के साथ इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती, 10 बढ़ जाती है। आप ये फोर्स लगाते रहें, इसी फोर्स को कंटिन्यू करते रहें, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाएगी। आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं होगा। According to the Einstein, energy has inertia. Energy has inertia. आइंस्टाइन ने कहा कि जब ये मूव करेगा ना, तो इनर्शिया सिर्फ मास के अंदर नहीं है। जब ये मूव करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसकी इनर्शिया बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन,
इसका जो मास होगा वो 1 किलोग्राम ही होगा, लेकिन इसकी इनर्शिया 1.1 किलोग्राम हो जाएगी। सपोज करते हैं ये नया कॉन्सेप्ट जो आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया। आइंस्टाइन ने कहा इसकी इनर्शिया वेलोसिटी के साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ये 0 से 10 तक आया तो जब ये रेस्ट में था उसकी इनर्शिया 1 किलोग्राम थी। जब ये 10 तक आया इसकी इनर्शिया क्या हो गई, मास वही रहा 1 किलोग्राम, इनर्शिया क्या हो गई, बढ़ गई। आइंस्टाइन ने कहा जब ये 20 से 30 तक आएगा इसकी इनर्शिया और बढ़ जाएगी। इसका मकसद है कि फिर आपको इसके ऊपर फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। अब इसके ऊपर फोर्स कितनी बढ़ानी पड़ेगी, इज इक्वल टू 1.1 into 10 is equal to 11 न्यूटन लगानी पड़ेगी। 0 से 10 के लिए 10 लगानी पड़ेगी, 10 से 20 के लिए 11 लगानी पड़ेगी, 20 से 30 के लिए 12 लगानी पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? आइंस्टाइन ने कहा एनर्जी है इनर्शिया, कि एनर्जी को इनर्शिया है, सिर्फ मास को इनर्शिया नहीं है। किसको इनर्शिया है? एनर्जी। जैसे जैसे बॉडी फास्ट होती जाएगी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एनर्जी बढ़ती जाएगी मीन्स उसकी इनर्शिया क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इनर्शिया बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। और जब ये बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाएगी ना, तो इसकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी होगी कि इसकी इनर्शिया इनफाइनाइट हो जाएगी। और फिर इनफाइनाइट इनर्शिया जब इसकी हो जाएगी तो फिर आपको इसको स्पीड ऑफ लाइट तक ले जाने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगी, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए कोई भी मास वाली चीज स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं जा सकती। अब देखिए मास नहीं बढ़ता, मास नहीं बढ़ता, क्या बढ़ता है बेटा, इनर्शिया बढ़ती। और वो इनर्शिया कहां से आती है, एनर्जी से। अब ये इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, मास की है ना। इनर्शिया प्रॉपर्टी किसकी है, मास की है ना। तो आइंस्टाइन ने इसी बुनियाद पे कहा कि एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेड। क्योंकि अगर एनर्जी को मास की प्रॉपर्टी है तो आप ये तो नहीं कहेंगे इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द एनर्जी। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मास एसोसिएटेड विद एनर्जी। जिस तरह से जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, बट उसको पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यही जो चीज है इसको समझिएगा कि एनर्जी को क्या होती है, इनर्शिया होती है। इसलिए अगर कोई भी बॉडी है उसका मास अगर हमारे पास है, जब वो मूव करेगा तो उसका मास एम हो जाएगा, एक उसका अपना मास प्लस उसकी एनर्जी की इनर्शिया, रिलेटिविस्टिक मास कहा जाता है। और ये होगा एम नॉट अंडर रेडिकल 1 माइनस बी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के लिए लोरेंट्ज फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स मास इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, मास जो होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन बेटा स्पीड, और दूसरा डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेटा। अब अगर मॉडरेट स्पीड्स लेते हैं, फॉर मॉडरेट स्पीड्स बेटा, मॉडरेट स्पीड पे मास और एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती। आम स्पीड पे एनर्जी इतनी, इनर्शिया वही होती है जो रेस्ट में होती है। एम नॉट बेटा मॉडरेट स्पीड के लिए m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू m नॉट। मींस मॉडरेट स्पीड पे मास पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फॉर हायर स्पीड्स बेटा m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन ये गामा, और यहाँ पे गामा जो होता है बेटा लेस देन 1 होता है, देयरफॉर m हो जाएगा m नॉट। हायर स्पीड पे मास क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और फॉर स्पीड ऑफ लाइट बेटा, फॉर स्पीड ऑफ लाइट जब v इज इक्वल टू c होगा बेटा, तो गामा फैक्टर क्या होगा, 0 बेटा। तो मास हो जाएगा m नॉट अपॉन 0, मास इंफिनिटी हो जाएगा।
और इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था जिस बॉडी का इंट्रिंसिक मास होगा, एम नॉट का मकसद है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिस बॉडी के पास क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट तक जाएगा उसकी इनर्शिया क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट इनर्शिया के लिए इनफाइनाइट फोर्सेस चाहिए, और आपके पास इनफाइनाइट फोर्सेस अवेलेबल नहीं है पार्टिकल में।